अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस का फर्स्ट प्रोसेस इन वेरी डिटेल। द फर्स्ट प्रोसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स से। वाई आर वी स्टार्टिंग विथ ह्यूमन बींग्स? द रीज़न इज़ कि आप खुद उसको अपनी बॉडी में प्रैक्टिकली फील कर सकते हो एंड यू कैन विटनेस दैट हाउ आर द इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस गोइंग ऑन इनसाइड आवर बॉडी. The first topic that we are going to study in detail, the first life process, that is nutrition in human beings. Now first is, अगर हम nutrition in human beings की बात करें तो human beings, first of all, human beings are a complex organisms. कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? ह्यूमन बींग्स की बॉडी बड़े ही कॉम्प्लेक्सिटी से बनी है। हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स हैं, हमारे पास हर फंक्शन के लिए एक अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हैं जो इन फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो इन फंक्शंस को चला रहे हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो आपके पास पूरा का पूरा एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है विच इज़ हेल्पिंग यू फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स की बॉडी जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। वाई इट इज़ कॉम्प्लेक्स? बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ so many organ systems, and we have different types of organ systems for different types of functions in our body. हमारी बॉडी में circulatory system है for the function of circulation, हमारी बॉडी में excretory system है for the function of excretion, हमारी बॉडी में digestive system है for the function of digestion, हमारी बॉडी में nervous system है जो हमें conscious alert रखता है। तो आप ये देख सकते हो कि हमारी बॉडी बहुत ही complex है। It is made up of trillions of cells. So because of that human beings दुनिया के सबसे ज़्यादा complex organisms में आते हैं। तो human beings में हम nutrition की बात कर रहे हैं। अगर आप देखो तो human beings have a holozoic nutrition, holozoic type of heterotrophic nutrition. इसको हम कहते हैं ह्यूमंस का न्यूट्रिशन। ह्यूमन बींग्स में होलोजोइक टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। इसका मतलब क्या है? मैंने लास्ट आपको एक्सप्लेन किया था कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है व्हेन ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। जब ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं अपने खाने के लिए, उसको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय होलोजोइक? होलोजोइक इज अ टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये भी मैंने आपको लास्ट एक्सप्लेन किया है। तो होलोजोइक टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स आर हैविंग। Now what is holozoic? Holozoic का मतलब जब कोई ऑर्गेनिज्म कंप्लीट प्रोसेसेस के माध्यम से अपना खाना ऑब्टेन करे, इट इज नोन एज होलोजोइक। होलो मतलब कंप्लीट, जोइक मतलब एनिमल्स। तो एनिमल्स ऑब्टेनिंग देयर न्यूट्रिशन थ्रू कंप्लीट पाथवेज, इट इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में इंक्लूड होता है इंजेशन, digestion, absorption, assimilation and egestion. तो again I am repeating, human beings अपने खाने को सबसे पहले ingest करते हैं, यानी कि उसको intake करते हैं, जिसे हम ingestion बोलते हैं। ingestion यानी कि intake of food. Second, human beings जैसे ही खाने को ingest कर लेते हैं तो फाइनली फिर ह्यूमन बींग्स उस खाने को फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले ह्यूमन बींग्स ने खाना ऑब्टेन किया, यानी कि इनटेक किया। इनटेक करने के बाद इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन किया, जिसे हम कहते हैं डाइजेशन। थर्ड प्रोसेस आता है अब्जॉर्प्शन।
अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है द सिंपल substances of food is transported into blood. जो सिंपल सब्सटेंसेस हमें डाइजेशन के बाद ऑब्टेन हुए हैं, इन सिंपल सब्सटेंसेस को हम ब्लड में, डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड में ट्रांसपोर्ट करते हैं, या सिंपली डिफ्यूजन होता है इन सिंपल सब्सटेंसेस का ब्लड में, जिसे हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन के बाद जो चौथा प्रोसेस है उसे हम कहते हैं असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब होता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस में हम किसकी बात कर रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं बेटा। तो जब हमने सिंपल सब्सटेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन किया to various parts of the body, इसे हम कहते हैं assimilation. Again I am repeating, assimilation का मतलब होता है जब हम simple substances को distribute कर रहे हैं to various parts of the body. स्पेशली न्यूट्रिएंट्स की बात कर रही हूं मैं, क्योंकि यहाँ न्यूट्रिशन पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो जब हम न्यूट्रिएंट्स को, सिंपल न्यूट्रिएंट्स को शरीर की विभिन्न सेल्स के पास डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको कहते हैं असिमिलेशन। एंड द फाइनल प्रोसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज ईजेशन। ईजेशन का मतलब होता है द एलिमिनेशन ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंसेस, टॉक्सिक या फिर वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज ईजेशन। तो ये जो सारे प्रोसेसेस मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन किए हैं, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, ईजेशन, ये सारे प्रोसेस, दीज आर द स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इंक्लूड्स फॉलोइंग। ये जो लिखे हुए 5 प्रोसेसेस हैं, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन के पार्ट्स हैं। इन स्टेप्स में होलोजोइक न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। सबसे पहले, अगेन आई एम रिपीटिंग इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड, इंजेशन, हमने खाने को इनटेक किया। सेकेंड इज डाइजेशन, जहां हमने फूड को छोटे छोटे सब्सटेंसेस में, बड़े फूड के सब्सटेंस को छोटे छोटे सब्सटेंस में ब्रेक डाउन किया, डाइजेशन। फिर जो सिंपल सब्सटेंसेस हमने ऑब्टेन किए हैं, उन सब्सटेंसेस को ब्लड में अब्सॉर्ब करना, इसको अब्सॉर्प्शन। असिमिलेशन, जो ब्लड में सिंपल सब्सटेंसेस अब्सॉर्ब हुए हैं उनको शरीर की डिफरेंट सेल्स तक डिस्ट्रीब्यूट करना, असिमिलेशन। और फाइनली इस प्रोसेस के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बचे हैं उनको शरीर से बाहर एक्सक्रीट आउट करना, दिस इज नोन एज ईजेशन। So this was the type of nutrition, type of heterotrophic nutrition that is going on in human beings. Human beings have a heterotrophic nutrition, and what type of a heterotrophic nutrition? They have a holozoic type of a heterotrophic nutrition. So now I am going to टेल यू द डिटेल। मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बींग्स का जो सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम, यानी कि जो वो न्यूट्रिशन के लिए यूज़ करते हैं, हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी द डायग्राम ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम which the human beings they use to obtain their nutrition.
So we are going to see the digestive system. Digestive system में सबसे पहले we are going to see that what a digestive system include. So digestive system बना हुआ है बहुत सारे organs से. Digestive system is made up of many type of organs and glands जो कि digestion में हमारी मदद कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे what are the organs that make up the digestive system. तो first organ is called as mouth. माउथ के अंदर होती है बकल कैविटी, जहां पर आपके टीथ प्रेजेंट हैं उसे हम बकल कैविटी या ओरल कैविटी बोलते हैं. एक खाली स्पेस है इसलिए हम उसको कैविटी बोल रहे हैं. थर्ड इज फेरिंग्स. फोर्थ इज इसोफेगस. फेरिंग्स एक कॉमन पाथवे है जहां से फूड और एयर दोनों ही पास कर सकते हैं. अभी ये सारे स्ट्रक्चर्स जो मैं आपको बता रही हूं ये हम डिटेल में डायग्राम में ऑब्जर्व करेंगे. फेरिंग्स के जस्ट नीचे होता है इसोफेगस. इसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है जो हमारे नेक में प्रेजेंट होता है. पांचवा स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में दैट इज नोन एज अ स्टमक. स्टमक अ वेरी वेल नोन ऑर्गन एंड ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो फूड को थोड़ी देर तक स्टोर करता है और डाइजेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है. स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं. दैट इज वी हैव ड्यूडेनम, वी हैव जेजुनम and ileum. तो small intestine present below the stomach. Small intestine is composed of 3 parts: duodenum, jejunum and ileum. 7th is the large intestine. Large intestine भी 3 भागों से मिलके बना हुआ है. Large intestine is also made up of 3 parts and the 3 parts are cecum, colon and rectum. तो small intestine is made up of duodenum, jejunum and ileum and large intestine is made up of cecum, colon and rectum. Next is the last part of the digestive system is called as anus. तो our digestive system opens with an opening known as mouth and ends with an opening known as anus. इसके पूरे बीच में ये विभिन्न ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, स्टार्टिंग विथ माउथ, उसके पीछे बकल कैविटी या ओरल कैविटी, उसके पीछे फेरिंग्स, उसके पीछे इसोफेगस, फिर है स्टमक, स्टमक के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम. लार्ज इंटेस्टाइन को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, सीकम, कोलन एंड रेक्टम एंड फाइनली प्रेजेंट है एनस. तो इस प्रकार से हमारी बॉडी में दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज प्रेजेंट. नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हमारे पास प्रेजेंट हैं ये सारे जो मैंने डिस्कस किए दीज आर दी ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम और ये कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों कहा? क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन्स का कलेक्शन है जो कि हमें डाइजेशन में मदद कर रहा है, हेंस इट इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव सिस्टम. नेक्स्ट इज बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो अलग अलग प्रकार के डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद कर रहे हैं. तो द फर्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इज लिवर,
हम ये सारे ग्लैंड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. सेकेंड डाइजेस्टिव ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी, इट इज कॉल्ड एज सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं. थर्ड टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं उनको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टमक में प्रेजेंट होते हैं. फोर्थ टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी, इट इज नोन एज intestinal glands. And the last type of a gland which is digestive also, जिसका digestion में भी function है और जो hormones भी produce करता है, तो it is a mixed type of gland that is known as pancreas. तो इतने सारे glands हैं जो हमें digestion में मदद कर रहे हैं. These glands they help us in digestion. Now we are going to study each of the organs. हम इन सारे organs को, इन सारे glands को detail में पढ़ेंगे. So first is we are going to study the structure of digestive system. Digestive system का हम structure पढ़ने वाले हैं. If you can see, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो digestive system है, it opens with an opening. And this opening is known as mouth. अगर आप ये देख सकते हैं, ये माउथ है. माउथ के पीछे एक कैविटी होती है और इस कैविटी को हम बोलते हैं ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी. यस, बकल कैविटी के ऊपर प्रेजेंट होती है नेजल कैविटी. सो दिस इज एन ओपनिंग एंड दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज माउथ. माउथ के अंदर ये जो कैविटी है जहां टंग और टीथ प्रेजेंट होता है, इस कैविटी को हम कहते हैं बकल कैविटी और इट इज नोन एज ओरल कैविटी. ओरल कैविटी या बकल कैविटी के ऊपर ये जो कैविटी आपको दिख रही है, दिस इज नोन एज नेजल कैविटी. नाक के पीछे, आपके नॉस्ट्रिल्स के पीछे प्रेजेंट होती है नेजल कैविटी. देन नेजल कैविटी और ओरल कैविटी दोनों ही एक कॉमन स्पेस में कम्युनिकेट करते हैं और ये जो यहाँ पर कॉमन स्पेस बना है, इस कॉमन स्पेस को फैरिंग्स बोलते हैं, जहां से फूड भी पास होता है और जहां से एयर भी पास होती है. फाइनली फैरिंग्स के नीचे चालू होता है एक लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर. इस लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर को कहते हैं ईसोफेगस. कॉमन लैंग्वेज में हम इस लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर को फूड पाइप भी कहते हैं. नेक्स्ट, इस ईसोफेगस के नीचे एक जे शेप का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो. दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस जे शेप्ड स्ट्रक्चर. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टमक. और स्टमक खुल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन. ये स्मॉल पाइप जैसा स्ट्रक्चर, दिस इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो मैं आगे ड्रॉ करने वाली हूं. So stomach opens into small intestine, and stomach opens into which part of small intestine? Stomach opens into the duodenum part of small intestine. Stomach opens into duodenum part of small intestine. So you can see the structure which I have drawn. ये एक इंटेस्टाइन, ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक स्ट्रक्चर है जो मैंने आपके सामने बोर्ड पे ड्रॉ किया है. ये पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये एक इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स. मैंने आपको बताया था ये माउथ है, माउथ के पीछे ओरल कैविटी या बकल कैविटी, बकल कैविटी के पीछे एक कॉमन कैविटी है
जहाँ से फूड और एयर दोनों ही पास होते हैं, और इस कैविटी को या इस पैसेज को हम फेरिंक्स बोलते हैं। फेरिंक्स के नीचे एक लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं या फूड पाइप बोलते हैं। ईसोफेगस के नीचे एक जे शेप का स्ट्रक्चर है जिसको हम स्टमक बोलते हैं। स्टमक के नीचे, स्टमक opens into small intestine, and which part of small intestine, let us see, this part of small intestine, it is known as duodenum. What it is known as? Duodenum. Duodenum के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पूरा small intestine continued है। ये जो पूरा small intestine है इसका ये वाला भाग कहलाता है jejunum, और इसका लास्ट वाला भाग कहलाता है इलियम। ओके, तो ड्योडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ये तीनों मिलके बनाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, नेक्स्ट इज ये वाला भाग आप देख सकते हो। देखो, ये ड्योडेनम था, ड्योडेनम के बाद ये जेजुनम है, फिर लास्ट वाला भाग ये इलियम है। इलियम यदि आप देखो तो इलियम यहां पर खुल रहा है। इफ यू कैन सी, इलियम इज ओपनिंग ओवर हियर। सो दिस पार्ट वेयर द इलियम इज ओपनिंग, दिस पार्ट इज नोन एज सीकम। इसको हमने बोला सीकम। सीकम जो है ये खुलता है, सीकम ओपन्स इनटू, ये सीकम खुला, ये पूरा, द फिंगर आई एम ट्रेसिंग, ये पूरा भाग, ये यहां से यहां तक चारों तरफ 1 2 3 4, ये पूरा, दिस इज कोलन। तो सीकम ओपन्स इनटू कोलन, एंड देन कोलन, यहां पर कोलन एंड होता है, और ये वाला पार्ट, दिस इज नोन एज रेक्टम। और रेक्टम फाइनली लास्ट पार्ट में खुलता है, लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज नोन एज एनस। तो ये पूरे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स थे जो कि प्रेजेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम में। देयर इज वन ऑर्गन दैट आई हैड, देयर इज वन ग्लैंड दैट आई हैड मेंशन्ड, और इस ग्लैंड को हम कहते हैं लिवर। लिवर शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, और ये जो ग्लैंड है ये शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज हेल्पिंग अस इन मेनी फंक्शंस, इन मेनी वेज। सो दिस ग्लैंड इज नोन एज, इस ग्लैंड को हम लिवर कहते हैं। यहां पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यहां पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में भी एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और इस ग्लैंड को हमने नाम दिया है पैनक्रियास। ठीक है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये लिवर है, ये पैनक्रियास है। We have many organs in the digestive system and we have many glands in the digestive system. Right now I am focusing on the glands. Liver and pancreas, these are the two glands. Rest, salivary gland, gastric glands and intestinal glands. Salivary glands आपकी buccal cavity या oral cavity में present होंगे, gastric glands stomach में present होंगे, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइन यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल एज लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार से ये एक स्ट्रक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम का। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज द ओपनिंग विच इज नोन एज माउथ। माउथ के पीछे है बकल कैविटी या ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के पीछे है फेरिंग्स, फेरिंग्स के नीचे ईसोफेगस, ईसोफेगस के नीचे है स्टमक, स्टमक के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ड्योडेनम, जेजुनम और इलियम से मिलके बना है। इलियम खुलता है सीकम में, सीकम खुलता है कोलन में, कोलन खुलता है रेक्टम में। तो सीकम, कोलन और रेक्टम ये तीनों मिलके बनाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन।
तो large intestine and small intestine, which finally opens into anus. So this is how the digestive system is present inside our body. Now we are going to discuss each of the structure in detail. Each of the structure in detail. How is the digestive system functioning in our body? The first structure that we are going to discuss is mouth. सबसे पहले हम mouth discuss करेंगे. What is a mouth? Mouth, if you can see, it is a transverse. एक transverse मतलब horizontal. It is a transverse. It is a transverse slit-like aperture. एक ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर है और ये जो ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर है, इट इज गार्डेड बाय अपर लिप एंड लोअर लिप. तो एक ट्रांसवर्स स्लिट, एक हॉरिजॉन्टल स्लिट लाइक अपर्चर है जो कि ऊपर और नीचे अपर लिप और लोअर लिप से गार्डेड है. और ट्रांसवर्स ये जो माउथ है, ये माउथ इंजेक्शन ऑफ फूड या इनटेक ऑफ फूड के लिए यूज होता है. तो इट इज अ ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर. अपर्चर का मतलब होता है इट इज एन ओपनिंग. नेक्स्ट इज माउथ के जस्ट पीछे प्रेजेंट है ओरल कैविटी या फिर हम इसे कह सकते हैं बकल कैविटी. ओरल कैविटी या बकल कैविटी. ओरल कैविटी या बकल कैविटी होता क्या है, ये हम बोल सकते हैं इट इज द स्पेस और कैविटी present. It is the space or cavity present behind the mouth. माउथ के पीछे एक कैविटी प्रेजेंट है. इस कैविटी को हम ओरल कैविटी या बकल कैविटी बोलते हैं. लेट्स सी, कोई भी कैविटी है तो ओरल कैविटी इज मेड अप ऑफ. ओरल कैविटी किससे बनी हुई है? तो ओरल कैविटी बनी हुई है एक रूफ से. रूफ मतलब ऊपर की छत. तो यदि आप अपने मुंह को खोलेंगे, व्हेन यू विल ओपन योर माउथ, यू विल सी ऊपर ऑन टॉप एक रूफ है और साइड में वॉल्स हैं. ये साइड में यू हैव वॉल्स एंड आफ्टर साइड वॉल्स यू हैव फ्लोर. नीचे की तरफ आपके पास फ्लोर है. तो ये चारों तरफ से घिरी हुई एक कैविटी है. ऊपर जो रूफ है वहां प्रेजेंट होती है पैलेट. पैलेट मेक्स अप द रूफ. दैट इज, आपने पढ़ा है हार्ड पैलेट होती है. अगर आप ऊपर अपनी टंग को रब करें तो यू विल सी देयर इज हार्ड पैलेट मेक्स अप द रूफ. हार्ड पैलेट ऊपर का रूफ बनाती है. द अपर you can say roof is made up of hard palate. साइड में जो walls हैं, side walls, it is made up of cheeks. Side walls, it is made up of cheeks. और जो floor है, floor, it is made up of tongue. फ्लोर टंग से बना हुआ है. तो इस प्रकार से ओरल कैविटी को बनाने के लिए रूफ चाहिए, साइड वॉल्स और फ्लोर. रूफ इज मेड अप ऑफ हार्ड पैलेट. आप यदि अपनी टंग को ऊपर रब करें तो यू विल सी सम हार्ड टाइप ऑफ सरफेस दैट इज प्रेजेंट. एंड साइड में यू हैव द मसल्स ऑफ चीक जो साइड वॉल्स बना रहे हैं. और फ्लोर में आपके पास टंग है और ये जो टंग है ये बकल कैविटी या ओरल कैविटी का फ्लोर बनाते हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी दैट व्हाट आर दी कंटेंट्स. क्या क्या ओरल, एक कैविटी है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है. तो वी आर गोइंग टू सी
what are the contents inside the oral cavity? oral cavity के अंदर क्या क्या contents present होते हैं? जैसे कि आप जानते हो कि आप जब भी खाना खाते हो तो माउथ के थ्रू आप खाने को इनटेक करते हो. यू इनटेक द फूड और यू इंजेस्ट द फूड विद द हेल्प ऑफ माउथ, and then the food it enters into the oral cavity. So we are going to now see what are the contents of oral cavity. oral cavity के contents क्या क्या है? तो यदि आप देखो, the first content of oral cavity, it is called as teeth. The second content of oral cavity, it is called as tongue, and the third content of oral cavity, it is known as salivary glands. तो इस प्रकार से oral cavity के ये 3 contents होते हैं, teeth, tongue and salivary glands. Next यदि आप देखो, we are going to discuss what is a teeth. Teeth, it is a hard white tissue which is present in the oral cavity, which helps to chew the food, जो हमें खाने को चबाने में मदद करता है. तो टीथ एक हार्ड वाइट कलर का टिश्यू है जो ओरल कैविटी में प्रेजेंट है और ये हमें खाने को चबाने में मदद करता है. इफ यू आर गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, यदि मैं आपको एक स्ट्रक्चर ऑफ टीथ दिखाऊं तो टीथ का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है. अगेन आई एम रिपीटिंग, टीथ एक हार्ड वाइट कलर का स्ट्रक्चर है जो आपके ओरल कैविटी या बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है. तो यदि हम टीथ का स्ट्रक्चर देखें तो टीथ का जितना भाग आपको ओरल कैविटी में दिखाई देता है वो केवल 1/3 पार्ट होता है जो आपको ओरल कैविटी में दिखाई देता है. इफ यू आर गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, इट इज समवॉट लाइक दिस. ये एक टीथ का स्ट्रक्चर है. ये जो टीथ का ऊपर भाग है जो आपको ऊपर ओरल कैविटी में दिखाई देता है, इसको बोलते हैं क्राउन. क्राउन मतलब ऊपर का सिरा. इसके बाद ये वाला भाग टीथ का वो वाला भाग जो गम्स से सराउंडेड है, टीथ का वो वाला भाग जो गम्स यानी कि मसूड़े, तो टीथ का वो वाला भाग जो गम्स से सराउंडेड है, उस पार्ट को, ये वाले भाग को हम कहते हैं नेक. तो फर्स्ट पार्ट इज क्राउन, द सेकेंड पार्ट इज नेक, और ये वाला भाग यदि आप देखो, दिस पार्ट इट इज एम्बेडेड इन जॉबोन. ये जॉबोन के अंदर एम्बेडेड है. तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं रूट. तो टीथ के 3 पार्ट्स होते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट. जो ऊपर वाला भाग है टीथ का जो ओरल कैविटी में विजिबल है, उस पार्ट को हम कहते हैं क्राउन. टीथ का वो वाला भाग जो गम्स से सराउंडेड है उसको हम कहते हैं नेक, और टीथ का वो वाला भाग जो जॉ बोन के अंदर यानी कि आपके जॉज की जो सॉकेट्स होते हैं उसके अंदर जो एम्बेडेड होता है टीथ का भाग, उसे हम कहते हैं रूट. तो टीथ हैज 3 पार्ट्स, क्राउन, नेक एंड रूट. नेक्स्ट आई वांट टू एक्सप्लेन यू दैट टीथ के ऊपर जो क्राउन वाला पार्ट होता है टीथ के ऊपर, उसके ऊपर एक हार्ड आउटर कवरिंग होती है, और इस हार्ड आउटर कवरिंग को हम कहते हैं इनामल.
तो अगेन आई एम रिपीटिंग, you know the teeth has three parts. The first part is called as crown, which is visible in the oral cavity. The second part is called as neck, the part of the teeth which is surrounded by gums. The third part is known as root. रूट टीथ का वो भाग होता है जो जॉ बोन में एम्बेडेड होता है. तो इस प्रकार के टीथ के तीन भाग हैं. एंड ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नोट, दैट टीथ दैट इज द क्राउन ऑफ द टीथ. हम क्राउन ऑफ द टीथ की बात कर रहे हैं, यानी कि ये वाला भाग केवल क्राउन ऑफ द टीथ इज सराउंडेड बाय the hardest substance which is known as enamel. एनिमल किंगडम का, आपने 9th क्लास में एनिमल किंगडम पढ़ा होगा. एनिमल किंगडम का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है इनामल, और इनामल से कवर्ड होता है टीथ. That is the crown part of teeth. Enamel का काम क्या होता है? So enamel helps to protect the teeth. And prevents it from sensitivity. Generally आपने देखा होगा कि जो हमारा टीथ होता है उसमें एक हार्ड आउटर कवरिंग होती है जिसको हम इनामल बोलते हैं. इनामल जो है ये हमारे टीथ को किसी भी प्रकार के सेंसिटिव एलिमेंट्स से प्रोटेक्ट करके रखता है. सेंसिटिव एलिमेंट्स मीन्स ऑल दी यू कैन से फैक्टर्स जो हमारे टीथ को नुकसान पहुंचाते हैं. जैसे आप ठंडा गरम कुछ भी खाते हो, इससे आपके टीथ को नुकसान नहीं पहुंचता. कभी भी आपको ठंडा या गरम आपकी जीभ में, यानी कि आपको टंग में तो फील होता है, बट कभी भी आपको ठंडा गरम टीथ में महसूस नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है एनामल की, जो आपके टीथ को इन सारे अनवांटेड फैक्टर्स से प्रोटेक्ट करके प्रिवेंट करके रखा हुआ है. लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा, या कुछ लोगों में दांतों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके कारण जो इनामल है वो टीथ से हट जाता है. उसकी जो लेयर है, उसकी जो कवरिंग है, वो टीथ के ऊपर खराब हो जाती है. तो यदि आपने कुछ भी ठंडा या गरम खाया तो आपके टीथ में एक प्रकार की झंझनाहट या सेंसिटिविटी महसूस होती है. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ इनामल. इनामल आपके टीथ को प्रिवेंट करके रखा हुआ है फ्रॉम एनी टाइप ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस दैट कैन हार्म योर टीथ. तो इस प्रकार से दिस इज इनामल. वन मोर थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस अबाउट टीथ. आपने सुना होगा दैट हमारे जीवन में 2 बार टीथ आते हैं. टीथ अपीयर्स ह्यूमन बींग्स में, वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स. तो इन ह्यूमन बींग्स टीथ अपीयर्स ट्वाइस इन लाइफ टाइम. दांत 2 बार अपीयर होते हैं. 2 बार अपीयर होते हैं, दैट इज ट्वाइस इन लाइफ टाइम. लेट अस सी व्हाट आर दे. वंस इट इज मिल्क टीथ, and second it is permanent teeth. You must have heard that जो milk teeth होते हैं, milk teeth appears in children. बच्चे जो छोटे 5 साल तक के बच्चे होते हैं उनमें मिल्क टीथ प्रेजेंट होते हैं. और मिल्क टीथ की जो नंबर होती है दैट इज 20. टोटल मिल्क टीथ दैट इज प्रेजेंट इन द अपर जॉ एंड द लोअर जॉ 20 होते हैं. परमानेंट टीथ इट इज प्रेजेंट इन अडल्ट्स, बड़ों में प्रेजेंट होते हैं. और परमानेंट टीथ की संख्या 32 होती. तो और एक बात और, टीथ हमारी बॉडी में, टीथ आर ऑफ 4 डिफरेंट काइंड्स. 4 अलग अलग प्रकार के होते हैं टीथ.
The four different kinds of teeth. The first is, you must have heard, it is incisors. Second is called as canines. The third one is called as premolars. And the fourth one is called as molars. तो इस प्रकार से हमारे पास चार अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं. इंसाइसर्स जो होते हैं, इंसाइसर्स हेल्प इन बाइटिंग द फूड. फूड को बाइट करने के लिए इंसाइसर्स मदद करते हैं. कैनाइंस हेल्प टू टीयर द फूड. फूड को टीयर करने के लिए, स्पेशली जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, आपने देखा होगा उनके कैनाइंस, साइड के जो कैनाइंस होते हैं वो बहुत लंबे लंबे से टीयर करने के लिए हेल्प करते हैं, फ्लैश को टीयर करने के लिए हेल्प करते हैं. तो स्पेशली जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनमें जो कैनाइंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े और डेवलप्ड होते हैं. हमारी बॉडी में इंसाइसर्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं क्योंकि जनरली हम केवल कार्निवोरस एनिमल्स नहीं हैं. Next is premolars and molars. These two type of teeth, they help in chewing the food. खाने को चबाने में मदद करते हैं. Anything like for example, अगर आप एप्पल खाते हो तो यू बाइट इट विद योर इंसाइसर्स. अगर आप कुछ फ्लैश या कार्निवोरस एनिमल्स कुछ फ्लैश खाता है तो फ्लैश यदि वो खाता है तो इट टीयर्स इट विद द हेल्प ऑफ कैनाइंस. और फाइनली जब आपने खाना अंदर ले लिया है ओरल कैविटी में, देन यू आर गोइंग टू च्यू इट विद द हेल्प ऑफ प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. तो अभी आप यहाँ पर फंक्शन समझ गए होंगे दैट आपकी बॉडी में जो इंसाइसर्स, कैनाइंस, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं वो कहीं ना कहीं आपको फूड को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं. तो इस प्रकार से द टीथ, दे आर हेल्पिंग यू इन मैनी वेज इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द नेक्स्ट structure present inside your buccal cavity. The next structure present inside your buccal cavity, it is called as tongue. Tongue जो है, tongue it is a flexible it is a flexible triangular, तिकोना होती है, triangular muscular structure, triangular muscular structure which is free at its anterior end. तो टंग हमारी बॉडी में एक ट्रायंगुलर मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है जिसका सामने का भाग फ्री है, वो फिक्स नहीं है. पीछे टंग फिक्स्ड है, सामने वो फिक्स नहीं है, सामने का हिस्सा टंग का फ्री रहता है. तो टंग मस्क्यूलर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है जो कि बकल कैविटी में प्रेजेंट है. अगर आप ये एक टंग का स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले इट कंसिस्ट ऑफ, टंग में मैनी एलिवेशंस, बहुत सारे एलिवेशंस प्रेजेंट होते हैं टंग में. These elevations consist of taste buds. इनमें प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बड्स. और आपको ये पता होगा that taste buds helps us to sense the taste of food. यदि हमें हमारे खाने का स्वाद चखना है तो उसके लिए नेचर ने हमें एक स्पेशल काइंड ऑफ कैपेसिटी दी है, एबिलिटी दी है कि हमारा जो टंग है, इस टंग में छोटे छोटे उभार होते हैं और इन उभारों को हम कह रहे हैं टेस्ट बड्स. ये जो टेस्ट बड्स हैं ये स्पेशली हमें फूड का टेस्ट महसूस करने में मदद करते हैं. अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाने वाली हूँ. इस डायग्राम में यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर टेस्ट बड्स. तो यदि आप देखिए तो ये एक टंग का स्ट्रक्चर है. यू मस्ट हैव सीन योर ओन टंग एंड बीच में उसमें इस प्रकार से एक डिवीजन होता है और पूरी टंग में बहुत सारे छोटे छोटे एलिवेशंस होते हैं.
यदि माइक्रोस्कोपिकली इन एलिवेशंस को देखा जाए तो ये एलिवेशंस अलग अलग शेप्स और साइजेस के होते हैं. These elevations are of different shapes and sizes. तो इस प्रकार से पूरी टंग में फैले हुए छोटे छोटे elevations होते हैं, and these elevations are known as taste buds. So these are the taste buds that are present on the surface of tongue. टंग का जो अपर सरफेस होता है वो चिकना नहीं होता, वो खुरदुरा होता है, रफ होता है. The reasons is because of these elevations that are present on the surface of tongue, and these elevations they are called as taste buds. These taste buds they consist of special type of sensory nerve endings. इनमें कुछ sensory nerve endings present होती हैं जो हमें फूड का टेस्ट सेंस करने में हेल्प करती हैं. तो इस प्रकार से हमारी जो टंग की अपर सरफेस है, इट इज नॉट स्मूथ, इट इज रफ इन नेचर, विच हेल्प्स अस टू सेंस द टेस्ट ऑफ फूड. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी दैट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टंग. टंग का फंक्शन क्या है? जनरल लाइफ में भी आपने महसूस किया होगा कि हमारी बॉडी में टंग के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं. देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी रिगार्डिंग टंग. तो फंक्शंस ऑफ टंग यदि हम देखें, फंक्शंस ऑफ टंग, द फर्स्ट इज टंग helps us to sense the taste of food. टंग हमारी बॉडी में हमें खाने का स्वाद चखने में, उसको महसूस करने में मदद. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ टंग. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ टंग इज इट हेल्प्स अस टू स्पीक. यदि आपने देखा हो तो टंग, जब भी आप बात करते हो तो स्पेशली जो टंग होता है वो कंटिन्यूसली मूव करता है. दैट इज इट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ एयर एंड इट अलाउज द साउंड टू बी प्रोड्यूस्ड सो दैट यू आर एबल टू स्पीक. आप जब भी बोलते हो तो टंग इधर उधर टकराती है, और जब भी टंग इधर उधर टकराती है तो वो साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, एंड इसी के द्वारा आप बोल पाते हो. देयर आर मेनी चिल्ड्रन जो बोल नहीं पाते क्योंकि कहीं ना कहीं उनके टंग में या किसी और डिसऑर्डर्स से वो ग्रसित होते हैं. तो टंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग. द थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इट हेल्प्स इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड. ये फूड के मैस्टिकेशन में मदद करते हैं. व्हाट डू वी मीन बाय मैस्टिकेशन? यहाँ पर मैस्टिकेशन वर्ड का मतलब होता है च्यूइंग. खाना खाते वक्त आपने जनरली देखा होगा आपका खाना जो है इधर उधर ओरल कैविटी में कहीं भी फंस जाता है. इट इज द टंग विच गोज एंड extracts the food that is stuck here and there and helps you to chew the food well. तो इस प्रकार से टंग हमें खाना चबाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. नेक्स्ट इज द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट ऑफ द ओरल कैविटी इज salivary gland. salivary glands buccal cavity के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं. There are 3 pairs of salivary gland. There are 3 pairs of salivary glands present in the buccal cavity or oral cavity. 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे बकल कैविटी और ओरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं. अब बहुत सारे बच्चों को ऑर्गन्स और ग्लैंड्स में डिफरेंस नहीं पता होगा.
I know many of the students sitting here must not be knowing that what is the difference between a salivary between a gland and between an organ. तो मैं अभी आपको डिफ्रेंशिएट करती हूँ कि ऑर्गन क्या होता है और ग्लैंड क्या होता है. सबसे पहले यदि मैं ऑर्गन की बात करूं तो ऑर्गन एक वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट प्रोसेस चल रहा है. हम सिंपली ये भी समझ सकते हैं कि ऑर्गन के अंदर एक प्रकार की कैविटी है जिसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट प्रोसेस चल रहा है. लाइक फॉर एग्जाम्पल स्टमक. तो स्टमक एक ऑर्गन है. स्टमक के अंदर एक कैविटी होगी और इस कैविटी के अंदर इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस चल रहे होंगे. What are glands? Glands are the structure जो किसी ना किसी प्रकार के secretion मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल कुछ ग्लैंड्स डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ग्लैंड्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं. तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं ग्लैंड्स वो स्ट्रक्चर होते हैं जो किसी ना किसी प्रकार के जूसेस प्रोड्यूस करते हैं जो आपकी बॉडी में चल रहे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को चलाने में मदद करते हैं. लाइक हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो अपने सिक्रीशंस के द्वारा फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं. तो एक बार मैं फिर से आपको समझाती हूँ. ऑर्गन्स का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक कैविटी है और उस कैविटी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस चल रहे हैं. और यदि मैं बोलूँ व्हाट इज a gland, तो gland is a structure which is producing some kind of a secretions and these secretions are helping in the processes that are going on inside the organs of the body. So इसका मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया. जैसे स्टमक एक ऑर्गन है और स्टमक के अंदर प्रेजेंट जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जूसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि फूड के डाइजेशन में मदद करते हैं. तो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन एन ऑर्गन एंड बिटवीन अ ग्लैंड. मैं सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कशन कर रही थी. हमारे बकल कैविटी या ओरल कैविटी में प्रेजेंट है सलाइवरी ग्लैंड्स और ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं सलाइवरी ग्लैंड्स 3 पेयर्स में होते हैं. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया. फॉर योर क्लास आई एम जस्ट गिविंग यू द नेम्स. ऑलरेडी ये जो है आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है इसके नाम. तो ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल इज सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड में सबसे पहला जो ग्लैंड है इट इज कॉल्ड एज पैरोटिड ग्लैंड्स. इट इज नोन एज पैरोटिड ग्लैंड्स. तो पैरोटिड ग्लैंड फर्स्ट पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है. इसका 1 पेयर प्रेजेंट होता है बकल कैविटी के अंदर. दूसरा होता है पैरोटिड ग्लैंड के बाद सबलिंगुअल ग्लैंड्स. ये ग्लैंड्स हमारे टंग के नीचे प्रेजेंट होते हैं. चौथा होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स. सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स. तो सबलिंगुअल ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स ये सारे ग्लैंड्स एक एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं. तो पैरोटिड ग्लैंड्स 1 पेयर, सबलिंगुअल ग्लैंड्स 1 पेयर एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स 1 पेयर. ये तीनों ही ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बकल कैविटी या ओरल कैविटी में. ये ग्लैंड्स करते क्या हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस अ सिक्रीशन. जैसे कि मैंने आपको बताया ग्लैंड्स जो हैं वो सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं. सो सलाइवरी ग्लैंड दे प्रोड्यूस अ सिक्रीशन और इस सिक्रीशन को हम बोलते हैं सलाइवा. सलाइवा इट इज अ स्लाइमी वर्ड का मतलब होता है चिकना. इट इज अ स्लाइमी whitish colored fluid. और सलाइवा किससे बना होता है? तो सलाइवा इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट्स. सबसे पहला कंपोनेंट जो सलाइवा का होता है उसे हम कहते हैं वाटर.
सेकेंड कंपोनेंट जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है वो है प्रोटीन। थर्ड कंपोनेंट जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है वो है एंजाइम्स। तो सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा बनाया गया। 3 प्रकार के सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे बकल कैविटी में प्रेजेंट हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। इसको याद करना जरूरी नहीं है। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि दिखने में चिकना होता है और व्हाइट कलर का एक सब्सटेंस सिक्रीशन होता है। सलाइवा 3 चीजों से मिलके बना है, वाटर, प्रोटीन और एंजाइम। लगभग 90% सलाइवा वाटर से बना है। लगभग 2 से 3% सलाइवा में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और एंजाइम्स भी सलाइवा में 6 to 8% प्रेजेंट होते हैं। 2 प्रकार के एंजाइम्स सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं। द 2 एंजाइम्स दैट आर प्रेजेंट इन सलाइवा, इट इज नोन एज सलाइवरी अमाइलेस और दूसरा कहलाता है लाइजोजाइम्स। तो सलाइवा में 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। एक को हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेस और दूसरे को हम कहते हैं लाइजोजाइम्स। सो वी आर गोइंग टू सी दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा? फंक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवा का फंक्शन क्या होता है? द एंजाइम्स प्रेजेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन सलाइवा का है कि उसमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। सो द एंजाइम्स प्रेजेंट इन सलाइवा, द एंजाइम्स प्रेजेंट इन सलाइवा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन। तो मैंने आपको बताया 2 एंजाइम्स होते हैं सलाइवा में। तो हम पहले एंजाइम का रोल देखते हैं। पहला एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेस। सलाइवरी अमाइलेस एक एंजाइम है। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स का मतलब होता है ये हमारी बॉडी में एक प्रकार के बायोकैटलिस्ट हैं। बायोकैटलिस्ट which alter the speed of reaction। देखो, ये आपकी बॉडी में प्रेजेंट ऐसे प्रकार के बायोकैटलिस्ट हैं जो कोई भी प्रोसेस को या तो तेज कर देंगे या धीमा कर देंगे, लेकिन उस प्रोसेस में खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये एक प्रकार के बायोकैटलिस्ट हैं जो आपकी बॉडी में चल रहे किसी भी केमिकल प्रोसेस को तेज करेंगे या धीमा करेंगे, बट खुद उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एंड फॉर योर important knowledge, enzymes are proteins। enzymes किससे बने होते हैं? enzymes are made up of proteins। then मैं आपको सलाइवरी अमाइलेस के बारे में बता रही थी। सलाइवरी अमाइलेस ये क्या करता है? ये एक एंजाइम है और ये जो सलाइवरी अमाइलेस जो कि एक एंजाइम है, what is this going to do? ये स्टार्च हमारे खाने में प्रेजेंट एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। स्टार्च को सलाइवरी अमाइलेस स्टार्च को कन्वर्ट करेगा माल्टोस में। माल्टोस इट इज अ टाइप ऑफ शुगर। सेकेंड, इसने क्या किया? सलाइवरी अमाइलेस ने एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को एक सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर दिया। एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को एक सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन किया। सलाइवरी अमाइलेस स्टार्च का डाइजेशन करता है माल्टोस में। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, बड़ा कार्बोहाइड्रेट है, और माल्टोस
एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, एक सिंपल टाइप की शुगर है। तो सलाइवरी अमाइलेज ने स्टार्च का डाइजेशन किया। दूसरा एंजाइम जो प्रेजेंट है दैट इज नोन एज लाइसोजाइम। लाइसोजाइम इट kills the germs present in food। तो हमारे खाने में प्रेजेंट जितने भी जर्म्स हैं, आप कुछ भी खाते हो बाहर का, गंदे हाथों से, ठेलों पे प्रेजेंट जो भी फूड आर्टिकल्स आइटम्स मिलते हैं, आप उठाते हैं उसको खा लेते हैं, उसमें हजारों प्रकार के जर्म्स होते हैं। बट हर बार आप बीमार नहीं पड़ते या हर बार आपको इंडाइजेशन या डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आपके सलाइवा में प्रेजेंट जो लाइसोजाइम्स हैं वो उस फूड में प्रेजेंट जर्म्स को किल कर देते हैं। तो इस प्रकार से सलाइवा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में फॉर द पर्पस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन में मैंने आपको बताया इसका जो सलाइवरी अमाइलेज है और लाइसोजाइम, इसको किस प्रकार से डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरा, सलाइवा हमारे माउथ को मॉइस्ट रखने में मदद करता है जिसके कारण हम बोल पाते हैं। और तीसरा, सलाइवा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ चूइंग, क्योंकि ये आपके फूड को मॉइस्ट करता है और इसी के कारण आपकी जो चूइंग प्रोसेस है वो इजी हो जाती है। जस्ट लाइक आपने ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर में देखा होगा, अगर आप उसमें कोई भी ड्राई सब्सटेंसेस को ग्राइंड करते हैं तो वो इजीली ग्राइंड नहीं होता। आप उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे तो इट ग्राइंड्स वेल। सिमिलरली आपके माउथ के अंदर भी सलाइवा ल्यूब्रिकेट्स द फूड एंड इट हेल्प्स इन द grinding of food well. So that was the function of saliva. आगे का ईसोफेगस और आगे की क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे द वेरियस पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम।